आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं वही जो मैं लास्ट टर्न पे पढ़ा था। लास्ट टर्न पे हम पढ़ रहे थे, आप कह सकते हो कि डिडक्शन ऑफ न्यू रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमने लास्ट टर्न पे कुछ सवाल किए थे उस पर बेस्ड। आज हम लोग सवालों को ही करेंगे पर साथ साथ उसके लिमिटेशंस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक लिमिटेशन मैंने तुम्हें या दो लिमिटेशन मैंने तुम्हें लास्ट टर्न पे बताई थी, जिसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एक तो हम किसी भी इक्वेशन में आने वाला कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट फंक्शन के लिए वैलिड होता है जहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा, वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी लिमिटेशंस हैं, पर उसको हम ना एक सवाल के मेथड से समझें ताकि हम रिलेट कर पाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन mass, velocity and angle travel। केस मान लिया है बस प्रॉपर्टी को समझने के लिए कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास पर, वेलोसिटी पर और एंगल ट्रेवल्ड पर, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें निकालना है इनका रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और थीटा की पावर सी। समझा ध्यान से। तो मेरा ऐसा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, अभी निकल कर आएगा। डायरेक्टली अपने मन में आंसर अगर कंक्लूड कर लोगे तो आंसर यही गलत हो जाएगा। तो मेरा सर के ई का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम भी है वी भी है। इस चीज में यहां से फॉर्मूला निकल पाएगा या नहीं, तो वो बात ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला पॉसिबल है या नहीं, बात अभी ये हो रही है कि डायमेंशन से उस फॉर्मूले को निकाल पाएंगे या नहीं। तो यहां पे आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए। वेलोसिटी कितनी है? एल टी माइनस वन की पावर बी, और थीटा होता है डायमेंशनलेस। तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बात समझ में आ रही है? तो बात क्या हुई कि जब तुमने सारे टर्म्स को एक साथ लिखा तो एक प्रॉब्लम आएगी कि m की पावर a और 0 इंटू सी 0, l की पावर b प्लस 0, t की पावर माइनस b प्लस 0। तो बात यह है कि अगर आप ऐसे सॉल्व करो तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ये बात समझ में आ जा रही है कि a की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, b की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। पर बात क्या है कि क्या तुम किसी भी तरीके से ये बता सकते हो कि c की पावर क्या है, c की वैल्यू क्या है? c 1 है, 2 है, 3 है। c यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो यहां से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं यहां पे जो डेंसिटी, मैं यहां पे नहीं कहता एंगल, मैं कह देता कोई और, मान लो डेंसिटी, भाई रिलेटिव डेंसिटी। तो कहने का मतलब क्या है, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस थी। सिर्फ एंगल की बात नहीं हो रही यहां पे, कोई भी ऐसी क्वांटिटी लिख दी जाए जो डायमेंशनलेस है, तो हम उस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जब आप उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी के डायमेंशन लिखोगे तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, खत्म। और हम ये कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि सी क्या था। भाई मान लो मैं कह रहा हूं एंगल पर डिपेंड करता है, सपोज ये एंगल पर डिपेंड करता है, तो थीटा स्क्वायर है, थीटा क्यूब है, थीटा की पावर 1 है,
1/θ है, क्या है ये हम पता नहीं कर सकते थे। इस वजह से कहने का मतलब यहां पर ये है कि वैल्यू ऑफ C कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। बात समझ में आ रही है? जो वैल्यू ऑफ C है वो कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकती है, उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास यहां पर क्या है, ये एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि हम यहां पे ये चीज कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि ये किस तरीके से होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि इस जगह पर ये बात तो समझ में है, पर ये सिर्फ एंगल के लिए नहीं है, ये हर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप फिर से इस जगह पर एज अ पॉइंट लिख सकते हो, रिलेशन हैविंग एनी डायमेंशनलेस वेरिएबल कैन नॉट बी derived using डायमेंशनल एनालिसिस। उसको आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम एक बार रिलेट कर पाओ। हमारे पास जो इन जनरल फिर से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैं पहले एक बार लिखवा चुका हूं। अगर उनकी बात करूं तो फिर से आपके पास एंगल, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बातें बताइए ना मैंने आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ये सारे फंक्शंस, मतलब कोई फॉर्मूला है y इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू ए साइन थीटा डायमेंशन से डिराइव नहीं हो सकता। तो जिन फॉर्मूलों में कोई एंगल का फैक्टर लिख कर आ रहा हो, रिलेटिव डेंसिटी आ रही हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही हो, रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा हो, स्ट्रेन आ रहा हो, ठीक है ना, ये सारी क्वांटिटीज है। आगे चले कुछ अभी पढ़ ली, कुछ और आगे पढ़ेंगे। तो जहां पर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी फॉर्मूले में आ जाती है, उस रिलेशन को हम डायमेंशन के मेथड से डिराइव नहीं कर पाते। अब देखो एक और सवाल देखते हैं और उसी के सवाल के साथ उसका लिमिटेशन भी रिलेट करेंगे, ये क्यों पॉसिबल है। फोर्स on a body depend on momentum, frequency and velocity gradient। क्या मैंने आपको पढ़ाया है वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ठीक है ना, फोर्स किसी बॉडी पर डिपेंड कर रहा है मोमेंटम पर, फ्रीक्वेंसी पर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। और ऐसे केस में आप कह सकते हैं, अब वो आपसे पूछ रहा है डिड्यूस रिक्वायर्ड रिलेशन, डिड्यूस रिक्वायर्ड रिलेशन, ये मैंने कहा। अब देखो क्या होगा, आप लिखेंगे कि सर फोर्स जो है वो है मोमेंटम p की पावर a, फ्रीक्वेंसी की पावर v और वेलोसिटी ग्रेडियंट को अभी मान लो v लिख देते हैं या v डैश लिख दो, v डैश की पावर c। अब देखो मोमेंटम का तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी का भी 1/टाइम होता है, इसका निकाल लेते हैं एक बार। वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक बार फिर से निकाल लेते हैं, मैंने पहले निकलवाया हुआ। मैंने क्या बताया?
वैसे तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद लेंथ, ठीक है ना, पर अभी हम डायमेंशन में एक आसान टर्म से काम चल रहे हैं, डिवाइड विद लेंथ, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका मतलब है v बाय एल, ठीक। और ये आपके पास इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन डिवाइड बाई एल, मतलब टी माइनस वन। चलिए पहले गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब रखते हैं फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एम एल टी माइनस टू इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है भाई, मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकंड, एमवी, एम एल टी माइनस वन टू द पावर ए, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, टी टू द पावर माइनस वन टू द पावर बी, वेलोसिटी ग्रेडियंट टी टू द पावर माइनस वन इंटू सी। अब देखो अगला स्टेप क्या था, सबको एक साथ लिखना, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस टू, प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर माइनस a माइनस b माइनस, ठीक। तो भाई a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और c, क्या तुम जो भी तुम आज तक मैथ्स पढ़कर आए हो, जो भी तुम आज तक मैथ्स पढ़कर आए हो, उस पूरी मैथ्स को एक साथ लगा दो और तुम मुझे यहां से वैल्यू निकाल कर दिखा दो। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं तुम सारी मैथ्स जो पढ़कर आए हो वो लगा दो और उसके बाद तुम मुझे बी और सी की वैल्यू निकाल कर दिखा दो। तो बात क्या आ रही है कि सर यहां पे कोई तरीका नहीं है किसी भी तरीके से सी की वैल्यू निकालने का, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर देखें, इवन सी क्या, हमारे पास बी भी तो अननोन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ये है ए, तो दोनों जगह से बन रहा है, और मैं ये बता रहा हूं। अब एक इक्वेशन समझ लीजिएगा ध्यान से, मैं क्यों कह रहा हूं तुम पूरी मैथ लगा दो, इनकी वैल्यू निकाल लो। तो बात क्या है कि भाई आप यहां पर ना अगर देखें तो इस जगह पर एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं। आपने मैथमेटिकली बहुत बार ये सुनी होगी, ये बात सुनी होगी कि भाई जितने इक्वेशन, जितने अननोन होते हैं कम से कम उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो ये चीज मैथमेटिकली फेल हो गई, हम मैथमेटिकली इस चीज को भी सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं, आगे लिखेंगे आप, इट कैन नॉट बी सॉल्व mathematically, and that's why dimensional analysis is not applicable। एक बात याद रखिएगा, यहां से ये मत समझना कि वो ये फॉर्मूला ही नहीं होता होगा, हो सकता है होता हो, इवन ऐसे बहुत से फॉर्मूले होते हैं जहां पे दो क्वांटिटीज एक साथ आती है, बहुत से होते हैं, ठीक है ना। हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उनको कैलकुलेट करने के फिर अलग तरीके होते हैं, ये नहीं होता। मेन बात क्या है, उन्हें कैलकुलेट करने के फिर अलग तरीके होते हैं, ये नहीं होता। मेन चीज यहां पर सिर्फ इतनी है कि अगर आपको यहां पे ध्यान दिया जाए, आपसे यहां पर बोला जाए, तो इस जगह पे आप बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं कि भाई मैथमेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं जो आप डिराइव डायमेंशन से नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये इसकी लिमिटेशन है, पर क्या चीज लिमिटेशन है, ठीक है, सॉल्व तो नहीं हो पाया, पर क्या सर मेरे लिए हर बार ये बात जरूरी होगी कि मैं पूरा इस तरीके से सॉल्व करके आऊं और लास्ट में कहूं कि भाई ये सॉल्व नहीं हो सकता? ये तो फिर एब्सर्ड सी बात हो गई ना कि हमने पूरा सॉल्व करा, इक्वेशन बनाई और फिर बाद में कहा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या वजह है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता? तो वजह यहां पर ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये ऐसी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जिनके डायमेंशन सेम है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, t -1 t -1। तो अगर कोई फॉर्मूला, अगर कोई क्वांटिटी
किन्हीं दो और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आपको ऐसे पॉइंट लिखवाऊं तो आप इसको लिखेंगे quantity depending on two or more other quantities having identical dimension cannot be derived using dimensional analysis, cannot be derived using dimensional analysis। उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया भाई? आपके पास बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चीज पर, तो आपको इस तरीके से ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ है कि ये कुछ बेसिक रूल्स हैं कि ये कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो मेन बातें क्या समझ में आई? मेन बातें ये समझ में आई कि मेरे पास सबसे पहले हम कांस्टेंट डिराइव नहीं कर सकते, उसके बाद एडिशन वाले फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते, उसके बाद जहां पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही हो वो डिराइव नहीं कर सकते, और उसके बाद जहां पर दो ऐसी क्वांटिटी मिल जाएं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है उसको भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, कहने का मतलब क्या है इस जगह पर, अब एक लास्ट पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसको मैं एक सवाल की फॉर्म में लिखवा रहा हूं, सवाल में ही समझ में आएगा कि क्यों, और फिर एज ए पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है वो है एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, फाइंड द रिलेशन। मैं ये सवाल तुम्हें इसलिए करा रहा हूं बिकॉज हम यहाँ पे फिर से ड्रॉबैक सीख रहे थे। यहाँ में अगला जो इसका अगला ड्रॉबैक है उसकी बात करनी है, इसलिए ये सवाल कराया है। जो हमें नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है वो यहीं से समझ में आएगी। ठीक है ना भाई? आपको ये बात समझ में आ रही है? डायमेंशंस हर जगह नहीं लग सकते, ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत आसान तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कहीं भी लगा दिया जाएगा, तो उसको कहीं भी नहीं लगा सकते, उसके लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए। तो अब देखो, इस सवाल को वैसे तो मैं आपको भी बात बताऊंगा, उसके हिसाब से आप इस सवाल को पढ़ के ही कह सकते हैं कि सर ये सवाल, ये चीज डिराइव नहीं हो सकती है, बट फिर भी हम पूरा मेथड के साथ सीखते हैं। देखो क्या होगा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइंड द रिलेशन। अब देखो कहने का मतलब क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, मोमेंटम p की पावर b, एक्सेलरेशन a की पावर c, और टाइम t की पावर d। आप लिखेंगे एनर्जी होती है ml² t माइनस 2 प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, मोमेंटम कितना होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, तो ml माइनस 1 टू द पावर b। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया LT माइनस 2, और टाइम सिंपली C और ये D। एक बार अरेंज करके लिखो तो क्या लिखोगे, ml² t माइनस 2 m टू द पावर a प्लस b, l की पावर b प्लस c, और t की पावर माइनस b माइनस 2c प्लस d। अब वही वाली बात, आपने मैथ्स में ये बात बहुत जगह पढ़ी हुई है, यहां पर फिर से रिपीट हो रही है। आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि भाई अगर मुझे कोई इक्वेशन, कोई अननोन सॉल्व करने हैं, तो जितने अननोन्स होते हैं कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ज्यादा हो बहुत अच्छी बात,
कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट बराबर हो। अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन, 4 अननोन है 4 इक्वेशन। तो यहां पर क्या हुआ है, अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1, b प्लस सी इक्वल्स टू 2 और माइनस बी माइनस 2c प्लस डी इक्वल्स टू -2। ठीक, बताइए क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास 3 इक्वेशन और अननोन 4 हो? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आपकी पूरी मैथ्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां पे इक्वेशन कम हो, अननोन ज्यादा और तुम कैलकुलेट कर पाओ। आई बात समझ में? इस वजह से आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, जो अननोन है वो 4 है और यहां पर जो इक्वेशन है वो 3 है। जो इक्वेशंस है वो कितनी है? वो 3 है। तो ऐसा करने पर अननोन कितने हुए? 4, इक्वेशन कितनी हुई? 3। इस चीज पर आप यहां पे कह पाएंगे कि भाई हमारे पास, बात समझ में आ रही है, अननोन कितने हैं? 4, इक्वेशन कितनी है? 3। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये चीज हमारे पास पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर ये बात है? तो आप क्या कह सकते हैं? आप यहां पर ये बात कह सकते हैं दैट इन मैकेनिक्स if a quantity depends on, in mechanics, if a quantity depends on more than 3 quantities, ठीक है ना, more than 3 quantities, then relation cannot be derived using dimensional analysis. Then that relation cannot be derived using dimensional analysis. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो जहां पर भाई मान लीजिए आप एक मैकेनिक्स की क्वांटिटी लेकर आए, जिन लोगों को नहीं पता मैकेनिक्स क्या, मैकेनिक्स सिंपल सी बात, अभी हम शुरू करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैकेनिक्स आपके लिए वो चैप्टर है जो लेंथ मास टाइम पर बेस्ड है, मतलब मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, रोटेशन, ये क्या है? ये सब मैकेनिक्स है, जहां पर हम बॉडी का मोशन, उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी, उसका फोर्स, ठीक है ना, डायनेमिक्स प्लस मैकेनिक्स, ये सारी चीजें। तो इस चीज को इन टोटल काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिला जुलाकर मैकेनिक्स। तो इन सारी बातों में हम लेंथ मास टाइम 3 वेरिएबल को पढ़ते हैं। अब 3 इक्वेशन, 3 क्वांटिटी यहां पर है, डिपेंड कर रहा है 4 पर। हमेशा क्या होगा? हमेशा ये होगा कि इक्वेशंस जो होंगी वो कम पड़ जाएंगी, अननोन ज्यादा हो जाएंगे। मेरी मैथ्स ऐसी जगहों पर उस काम को करने से मना कर देगी, ठीक है ना? तो भाई क्या होगा? ये होगा, ये रूल एप्लीकेबल। समझ में आई बात? क्लियर ये चीज? ठीक है ना भाई? अब देखो, ये एक आसान सवाल है डायमेंशन का, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ड्रॉबैक बेस्ड नहीं है, एक सिंपल सवाल है। ये हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि भाई आसान सवाल भी पूछे गए हैं। ये आपके पास नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये हमारे पास नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको समझना है क्या है, आपको समझना है ये क्या है। अब देखिए, कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर यहां पे इस सवाल को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब आप कह सकते हैं लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर a, c टू द पावर b, g टू द पावर स्मॉल c। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? अब देखो, कहने का मतलब क्या है, मुझे
मुझे क्या कहने दो, अगर आपको ये चीज याद नहीं है एच और जी तो निकालो, करना पड़ेगा, नीट का सवाल है, आप हर चीज हमेशा याद नहीं कर सकते। तो क्या है, मैंने बताया था पहले कि E होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर ml स्क्वायर टी माइनस टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी कितना भाई, फ्रीक्वेंसी यहां पर कितना 1 अपॉन टी या टी टू दी पावर -1, ठीक है ना भाई, कितना टी टू दी पावर -1, एच कितना हो जाएगा बताओ, ये 1 अपॉन एफ है ना, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो, आसान रहेगा समझना। एच कितना आ गया ml स्क्वायर टी -1, कितना आ गया ml स्क्वायर टी -1। अब देखो बात करते हैं कैपिटल जी की, हमें पता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, कितना होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना ml t माइनस टू जी, ये भी मास है ये भी मास है, m स्क्वायर नीचे आया l स्क्वायर, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी ml क्यूब m -1 l क्यूब t -2, यही तो हुआ भाई। अब उठा के रखो, हमें L के टर्म में, मैं ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, वहां पे ऑप्शंस भी थे ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना। तो L प्रोपोर्शनल टू H कितना है ml स्क्वायर t -1 टू द पावर a, c इज स्पीड, चाहे वो किसी की भी हो, मीटर पर सेकेंड, lt -1 टू द पावर b, और m -1 l क्यूब आपके पास आ गया t -2 की पावर c। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m0 l0 l1 t0, इट मीन्स आप लिख सकते हैं m की पावर a और m की पावर -c। l पर आओ, l की पावर 2a प्लस b प्लस 3c, t पर आइए, t टू द पावर -a -b -2c, ठीक है ना। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, देखिए अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, इसको और इसको, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, क्या समझ में आया, इन दोनों को इक्वेट करते ही आपको समझ में आया कि a माइनस सी इक्वल्स टू 0, मतलब a और c एक्चुअल में बराबर है। अगर a और c एक्चुअल में बराबर हो गए तो आप यहां पे देखिए, अगर a और c बराबर हो जाते हैं तो ये कितना हो गया -a -2c, समझिएगा, इक्वेशन लिख लेते हैं। आपने पहला सॉल्व कर लिया है, अगला देखिए, अगला कोई एक लिख लो, लेंथ वाला लिख लो, कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू L की पावर 1, L की पावर यहां पे हो गया 2a प्लस b प्लस 3c, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर हमारे पास ये 2a प्लस b प्लस 3c है, a है c के बराबर, यहां पर रखो तो ये कितना हो गया, आप लिख सकते हैं 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। और सेम तरीके से यहां पर आइए, ये कितना है टाइम वाला 0, ठीक है ना, 0 इज इक्वल्स टू -a -b -2c, या आप कह सकते हैं b इज इक्वल्स टू 3c। कोई दिक्कत, -3c, इस b को उठा के रखो तो आपके पास आ जाएगा। और इसका मतलब ये क्या है, चाहिए तो 3a लिख दीजिए, ठीक है ना, यहां रखोगे तो 2a इक्वल्स टू 1 मीन्स a इक्वल्स टू 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 तो c भी क्या था, a के बराबर था, तो c भी कितना 1/2
और इसके अलावा b कितना -3। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से ये हमारे पास यूं करा जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे बड़े आराम से रिलेशन लिख पाएंगे, L इज इक्वल्स टू h की पावर 1 है, 1/2 है, g की पावर 1/2 है, मतलब √hg, और b कितना है, c की पावर कितनी है, c की पावर है 3/2 नेगेटिव का, तो उसको आप लिखेंगे c इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 3/2। अब ये है नीट का क्वेश्चन, आई बात समझ में? ये नीट 2016 का सवाल है। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस और भी पूछे गए, तो आपको ये करने आने चाहिए। क्लियर? तो एक लास्ट टॉपिक और है डायमेंशन का, 5-10 मिनट का। डायमेंशन में बस वो भी क्या, लिखने का तरीका और एक आध सवाल। डायमेंशन फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए, अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, खास तौर से हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल की, तो अगर हम सबसे पहले यहां बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, इसकी डिफरेंट, अभी हम आपको मैं बेसिक मैथ्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, आपको मैं ये बेसिक मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अभी फिलहाल बस लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन। देखो, इसे एक एग्जांपल फिर से मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन dv/dt मान ले। तो बस मेन बात क्या समझनी है, अभी हम फॉर्मूला ये कैसे है, क्यों है, उसकी बात नहीं कर रहे। या कहीं पे लिखा हुआ है a इक्वल्स टू dv/dt, मुझे वेरीफाई करना है कि सही लिखा है कि नहीं। तो मेरे लिए फिलहाल अगर कहीं पे ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, तो सिर्फ dv या सिर्फ dt का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल या वेरी स्मॉल। तो एक बात बताओ, कोई वेलोसिटी है, छोटी है तो वेलोसिटी ही ना। कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए अगर डायमेंशन की बात करी जाए, फॉर डायमेंशन जो dv है वो सिंपली d के बराबर, जो dt है वो सिंपली d के बराबर। कुछ भी लिखा हो कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू d²x अपॉन dt²। तो d² से मतलब नहीं, इस क्वांटिटी को देखना है बस, ये किसके बराबर है, x अपॉन t² इन डायमेंशन। अगर कहीं डायमेंशन लिखनी पड़े डिफरेंशियल की भी, तो डिफरेंशियल में d का कोई मतलब नहीं होता, डिफरेंशियल में d का कोई मतलब नहीं होता। इस बात को याद रखना है डायमेंशन के लिए। वैसे तो बहुत काम की चीज है, वैसे तो ये बहुत काम की चीज है, डिफरेंशियल के टाइम पर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, हम जब डायमेंशन पढ़ रहे हैं, दिस d इज इररिलेवेंट। आपको मतलब होना है इन क्वांटिटीज से, इससे मतलब होना है इन क्वांटिटीज से, मतलब होना है x से t² से, इसके अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं होना जो वहां पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कहीं पे इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है ना, कहीं पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, तो बस फिर से क्या याद रखना है, कहीं पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू या x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मैंने क्या बताया, तुम्हें इस d से मतलब नहीं है, इस t से मतलब है। आपके लिए तुरंत डायमेंशन के टर्म में आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू v। ये हो गया lt-1, ये हो गया t, और ये आपको पता है ये क्या होता है, लेंथ। खुद देखो क्या रिजल्ट आ गया, lt-1 छोटा हो गया, ये देखना lt-1 इंटू t। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डायमेंशन का पार्ट था, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए अब इस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे
उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे सारी की सारी बातें आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। मैं आपको आज शीट भेज दूंगा, जो भी आपकी शीट है उस शीट में डायमेंशन वाला पोर्शन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया हुआ है, तो आप करेंगे क्या, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उन क्वेश्चंस का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, मैं आपको ऐसा ही बोर्ड पर ही उसका डाउट वीडियो बनाकर भेज दूंगा या अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है बिकॉज ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक से हम एरर शुरू करेंगे जो इसका नेक्स्ट हाफ है।